नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के 5वें अध्याय पदार्थों के पृथक्करण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम हमारे रोजिंदा जीवन में बहुत सारे मिश्र पदार्थों को देखते हैं और उन्हें अलग करके उनका उपयोग भी करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आपके घर में आपके माताश्री अनाज के दानों में से कंकड़ को अलग करती है, या कई बार चावल में से कंकड़ को अलग करती है। हम चाय पीने से पहले चाय की पत्ती को छान करके चाय में से अलग कर देते हैं, या कई बार आपने जहां पर बिल्डिंगें बन रही हो या मकान बन रहा हो, वहां पर आपने कड़िया कम करने वाले व्यक्ति को रेती में से रेती के बड़े कणों को अलग करते हुए इस पद्धति को देखा होगा। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, किसान अपने फसल के अंदर जो छोटे छोटे गेहूं के या अनाज के दाने उन्हें वे पीट करके अलग करते हैं, ये भी आपने खेतों में देखा होगा। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, जो अनाज हम हमारे घर में लेकर आते हैं, उसमें जो भूसा रहा होता है, उसे भी हम अलग करके ही उपयोग में लेते हैं। या विद्यार्थी मित्रों, जब आपकी माताश्री घर में रोटी बना रही हो, तब वे आटे को छान करके उसमें जो गेहूं के या अनाज के मोटे दाने होते हैं, उन्हें अलग करती है। साथ ही आपकी माताश्री ने कभी न कभी अपने घरों में छाछ में से या दही में से माखन को अलग किया होगा। विद्यार्थी मित्रों, ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जो हम अपने घरों में या अपने आसपास के विस्तारों में मिश्रण में से अलग होते हुए देखते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, ये मिश्रण से अलग करने के लिए हम कई पद्धतियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम कई बार सिंग और चनों का मिश्रण खाते हैं, उसमें से हम आसानी से सिंग के दानों को या चने के दानों को अपने हाथों से बीन करके अलग कर लेते हैं। या कई बार जब हम बहुत सारे फलों के मिश्रण को देखते हैं, तब हम हमारे मनपसंद फल को अपने हाथ से उठा करके खा लेते हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हाथ से बीन करके पदार्थ को अलग कर पाना बड़ा आसान होता है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, यदि मैं आपको समुद्र से इकट्ठा की हुई नमक वाली जो रेती है, उसको मैं अगर आपको पानी के अंदर घोल के दूं और मैं आपसे कहूं कि अब आपको इसमें से रेती, पानी और नमक अलग करना है, क्या आपके लिए आसान होगा? बिल्कुल सही। इन्हें अलग करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की पद्धतियों का उपयोग करते हैं। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, मन में एक प्रश्न उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? तो आइए आपके इन प्रश्नों का निवारण करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम किसी भी पदार्थ को अलग क्यों करते हैं? तो किसी भी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा बिन उपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हम ऐसे हानिकारक और बिन उपयोगी पदार्थ को अपने खुराक में लेते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए हमें उसे अलग करना पड़ता है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को पृथक करते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि कुछ बिन उपयोगी पदार्थों में उपयोगी पदार्थ होते हैं और हमें उनमें से उसे अलग करना होता है। जैसे कि रेती के कणों के अंदर रहे हुए सोने के कण। रेती के कण तो बहुत सारे होते हैं और उसमें जो सोने के या कीमती पत्थरों के कण होते हैं, वे बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। हमें उसे आवश्यकता के अनुसार अलग करना होता है। या कई बार अशुद्धियों का प्रमाण कम होता है, जैसे कि बहुत सारे गेहूं के ढेर और ऐसे कंकड़ या पत्थर। पृथक किए जाने वाले पदार्थ कणों के आकार और द्रव्य भिन्न हो सकते हैं और उन्हें इनके कद के आधार पर अलग अलग पद्धतियों से अलग किया जाता है। कई बार ये पदार्थ 3 अवस्थाओं में हो सकते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव्य और गैस, किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कि जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, उसके लिए पृथक्करण की अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। पृथक्करण की एक ही पद्धति सभी पदार्थों के मिश्रण के लिए लागू नहीं पड़ सकती। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम पृथक्करण की अलग अलग विधियां किस तरह से काम करती है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हस्त चयन के विषय में। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस पद्धति में हम हाथों से अशुद्धियों को या उपयोगी पदार्थों को चयन करते हैं। जैसे कि गेहूं की बोरी में से गेहूं के दानों में से कंकड़ को अलग करना। इस पद्धति में हाथों से बीन करके अशुद्धियों को हम दूर करते हैं। चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों को या कंकड़ को, पत्थर को तथा भूसे को पृथक करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं।
ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि ऐसी अशुद्धियां अधिक मात्रा में नहीं होती हैं, वे अल्प मात्रा में होती हैं। आपको ये एक क्रियाकलाप करना है कि आपको हस्तचयन की पद्धति द्वारा और किन किन पदार्थों को पृथक करते हैं, किन किन मिश्रणों में से पदार्थों को पृथक करते हैं, उसकी एक सूची तैयार करनी है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थ को पृथक करना सुविधाजनक हो सकता है। दूसरी हमारी पद्धति आती है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के विषय में और अधिक जानकारी आप अपनी आने वाली कक्षा में देखेंगे, परंतु विद्यार्थी मित्रों, हम उसके विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपके खेतों में आम का बड़ा पेड़ हो तो उसमें से आम को तोड़ना बड़ा आसान होता है। हम झाड़ पे चढ़ जाते हैं या टहनी को नीचे कर लेते हैं और हाथों से आम को तोड़ लेते हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, हम जितनी आसानी से आम को या अमरूद को उसके पेड़ से तोड़ लेते हैं, इतना आसानी से हम गेहूं या चावल की बालियों में से चावल के दाने को आसानी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये कदमे बहुत छोटे होते हैं, इन्हें इतना आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। उसके लिए विद्यार्थी मित्रों, हम थ्रेसिंग पद्धति का उपयोग करते हैं। इसमें हम करते क्या है, तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को हम थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट करके अन्य कणों को पृथक किया जाता है। आपने खेतों में कई बार किसान को अन्य कणों को अलग करते हुए देखा होगा। वे जो फसल की डंडियां होती हैं, उन्हें पत्थर पर या किसी भी अन्य पदार्थ पर पीट करके उसमें से अन्य कणों को दूर करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कभी कभी थ्रेसिंग का काम बैलों की सहायता से किया जाता है, परंतु आज हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, उस युग में मशीनों की सहायता से भी थ्रेसिंग के काम को अंजाम दिया जाता है। इससे समय की बचत होती है तथा सरलता से कम मेहनत में हम अनाज के दानों को बालियों से या डंडियों से अलग कर सकते हैं। तीसरी विद्यार्थी मित्रों, हमारे पास पद्धति आती है निष्पावन की। निष्पावन की पद्धति को अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं या हम एक क्रियाकलाप करते हैं। उसमें हमें करना क्या है, सर्वप्रथम हमें एक पंखा लेना है, एक बाल्टी लेनी है और उस बाल्टी में अनाज और उसमें थोड़ा सा गेहूं का भूसा भर देना है और उसे हमें पंखा चालू करके ऊपर से गिराना है। हम जब इस प्रक्रिया को करते हैं तब हम अवलोकन करेंगे कि जो अनाज के दाने हैं वे पंखे के पास आकर गिरते हैं, जबकि जो हल्के दाने या भूसा है वह पंखे से निकलने वाली हवा के कारण अनाज से दूरी पर जाकर गिरता है और इतनी आसानी से हम अनाज में से भूसे को अलग कर लेते हैं। ये एक सामान्य क्रियाकलाप है। हम हमारे घरों में ऐसे क्रियाकलाप को बड़े पैमाने पर होता हुआ देखते हैं। आपकी माताश्री इस क्रियाकलाप को करती हैं। हल्की अशुद्धियां जिन्हें हम वायु द्वारा दूर कर सकते हैं, उन्हें पृथक्करण करने के लिए निष्पावन पद्धति को अपनाया जाता है। अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन पद्धति कही जाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को अलग कर लिया जाता है। यानी यदि मिश्रण में भारी और हल्के अवयव हों तब उन्हें अलग करने के लिए हम निष्पावन पद्धति का उपयोग करते हैं। यह पद्धति सामान्य रूप से हम लोग रोजिंदा जीवन में कई बार करते हैं। जब आप चने या मूंगफली के दानों को खाते हैं तब कई बार हम उसके छिलकों को खाना पसंद नहीं करते और हम उसे अपने हाथों से मल करके फूंक मार करके उसमें से छिलकों को अलग कर देते हैं। यानी जो भारी चने के या मूंगफली के दाने हैं वे हमारे हाथ में रह जाते हैं और जो हल्के छिलके हैं वे सरलता से उड़ करके दूर हो जाते हैं। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग करते हैं ताकि वे अनाज में रहे हुए भूसे तथा भारी कणों को सरलता से पृथक कर सकें। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़ करके दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि जो भारी कण हैं वे प्लेटफॉर्म के पास आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, अलग होने वाले भूसे तथा अनाज के कणों का पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है तथा जो अनाज है उसे हम हमारे घरों में खाने के लिए उपयोग में ले लेते हैं तथा किसान उसे बेच करके आवक उत्पन्न करते हैं। अगली पद्धति की बात करते हैं चालन की। विद्यार्थी मित्रों, आपने ये पद्धति अपने आसपास के विस्तारों में कई जगह पर देखी होगी। यहाँ से कि हम हमारे घर में भी इस पद्धति का उपयोग तो करते ही हैं। आपने देखा होगा कि आपकी माताश्री घर में आटे को छानने के लिए चलनी का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही साथ
आपने अपने घर के आसपास यदि कहीं पे मकान बन रहा हो तब आपने रेती से बड़े कंकड़ को अलग करते हुए मजदूरों को देखा होगा। वे चालन पद्धति द्वारा अशुद्धियों को दूर करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह क्रियाकलाप हम उस पदार्थ के लिए अपना सकते हैं जिसमें पदार्थ के या मिश्रण के अंदर रहे हुए कणों का आकार अलग अलग होता है। अशुद्धियां या छोटे आकार की हो सकती हैं या बड़े आकार की हो सकती हैं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव कि जिनके आमाप यानी उनके आकार में अंतर हो उनको पृथक करने के लिए किया जाता है। मिश्रण में रहे हुए घटक ठोस स्वरूप में होते हैं, यह बात आपको जान लेना जरूरी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने पृथक्करण की कुछ पद्धतियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने हस्तचालन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन के विषय में जानकारी प्राप्त की है। इसके विषय में और अधिक जानकारी हम अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को देख करके पृथक्करण की कुछ पद्धतियों के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने अन्य मित्रों को शेयर करें ताकि वे इन्हें देख करके और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।